हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। और हम आ चुके हैं आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव एसएससी सीजीएल 2025 का जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड एक वीडियो लेकर। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं एसएससी सीजीएल 2025 का आपका एग्जाम जो है वो काफी नजदीक है। और हिस्ट्री का जो सेक्शन होता है ना, वो हमेशा ही एग्जाम में बहुत ज्यादा स्कोरिंग रहता है अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। लेकिन चैलेंज क्या होता है? चैलेंज ये होता है कि इतने सारे टॉपिक्स में से कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाएं, ये कैसे पता करें। तो इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं एडुकेटिव बेस्ड के हिस्ट्री क्वेश्चंस, जो कि बिल्कुल वही पैटर्न में आपको मिलेंगे, बिल्कुल वही डिफिकल्टी लेवल पर बेस्ड होंगे जैसा कि आपको एग्जाम में आता है। अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करेंगे तो आपके 2 से 3 मार्क्स तो पक्के हो सकते हैं, ये मैं गारंटी देती हूं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपको पूछा जाता है दैट हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर, विच इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जिसका आंसर आई एम अज्यूमिंग सबको पता ही होगा, हु इज लाइक चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन नहीं भी पता है तो पता कर लो, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था, किस साल में लड़ा गया था, ये आपसे पूछा जा सकता है, जो कि 1757 में लड़ा गया था। किसको हम नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, जिसका करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो हुए उनको हम इंडिया का नेपोलियन यानी कि नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि गवर्नर जनरल से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया का कौन रहा है, आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, क्योंकि गवर्नर जनरल से क्वेश्चंस तो भाई आने बनते ही हैं। तो बात करें गवर्नर जनरल इंडिया के जो सबसे पहले थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए। इसके अलावा क्विट क्विट इंडिया मूवमेंट जो था ना गाइज, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो उसके काफी ज्यादा रिवॉल्व अराउंड करते हैं। तो आपको क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, जैसे कि 1942, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो ये तो मोटा मोटा मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में आपको पेपर में जो देखने को मिलेंगे वो आपको वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो ये मत सोचना कि इंट्रो में ही सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके लिए आपको वीडियो एंड तक जरूर से देखना पड़ेगा, हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना है, पूरा ही वीडियो अच्छे से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए हैं वो सारे ट्रेजर्ड इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस, जो कि फर्स्ट एडुकेटिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सेकंड, जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल आपका एसएससी सीजीएल का इस साल 2025 के एग्जाम में रहने वाला है, उस पे बेस्ड है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस उसमें मर्ज करे गए हैं, जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि भाई किस तरह का पैटर्न आता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल कैसा रहता है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आज का ये वीडियो हमने लिए आपके लिए बनाया है। कहीं भी किसी भी वीडियो में वाइल वाचिंग द वीडियो कहीं भी किसी भी तरह की कोई क्वेरी आती है, तो देन एंड देयर यू जस्ट हैव टू कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल लुक आफ्टर ऑल ऑफ दोस क्वेरीज। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग, दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रो। अब जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं, और वो कौन से ट्रेजर्ड क्वेश्चन हैं जो कि आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो अब हम आपको बताते हैं। सो या लेट्स क्विकली बिगिन। तो गाइज देखते हैं टॉप हिस्ट्री के क्वेश्चंस, बिल्कुल वही जो कि एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो और भी स्ट्रांग। सो गाइस, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है कि विच मॉडर्न इंडस्ट्रीज वर इन ऑपरेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सो गाइस, अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करें तो उस समय गाइस कुछ ऐसी मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी जो कि ऑपरेट होती थी, जिसमें सबसे पहले नाम आता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, जो कि स्टैब्लिश हुई थी मिड 19th सेंचुरी में। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कहां पर, तो गाइस बॉम्बे में और अहमदाबाद में, विद द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल जो कि हमारे इंडिया में बनी थी 1854 में। सो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे जो मैंने बताई है, जैसे कि बॉम्बे अहमदाबाद में बनी थी, 19th सेंचुरी में बनी थी, और सबसे पहला जो मॉडर्न कॉटन मिल बना था वो 1854 में बना था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखना। सो गाइज, इसके अलावा अगर हम बात करें और इंडस्ट्रीज की, तो नाम आता है जूट इंडस्ट्री का। तो जो जूट इंडस्ट्री है प्राइमरली वो सेंटर करी गई थी बंगाल में, बंगाल में, विद द फर्स्ट जूट मिल जो कि एस्टेब्लिश करी गई थी रिश्रा में। ठीक है, तो रिश्रा नाम याद रखना, कब करी गई थी, 1855 में। ये जो जूट इंडस्ट्री थी ये बहुत ज्यादा लार्जली कंट्रोल होती थी ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के द्वारा, और जो मतलब उनका मेन फोकस रहता था वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट पे रहता था। मतलब इंडिया में तो वो जूट रखने ही नहीं देते थे, यहाँ प्रोड्यूस करो और वहां एक्सपोर्ट कर दो, यही उनका मेन एम रहता था।
नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो गाइज जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जिसको हम शॉर्ट में टिस्को बोलते हैं, ठीक है, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी विच इज टिस्को इन शॉर्ट, इसको 1907 में स्टैब्लिश किया गया था, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन इंडियाज इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट जूट मिल सेटअप इन इंडिया, जो कि अभी मैंने आपको बताया भी है, ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा, रिश्रा इज द प्लेस जहां पर सबसे पहली जूट मिल सेटअप करी गई थी। सो गाइज द वेरी फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया वाज सेटअप इन रिश्रा वेस्ट बंगाल। तो रिश्रा वेस्ट बंगाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब करी गई थी? तो 1855 में करी गई थी। ये जो मिल है, जो कि पहचानी जाती है अपने आकलैंड मिल, ओ सॉरी, ये जो मिल है ये आकलैंड मिल के नाम से भी काफी ज्यादा जानी जाती है, और इसको स्टैब्लिश करा गया था ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर जॉर्ज आकलैंड एंड बंगाली फाइनेंसियर बाबू बाइसंबर सेन के द्वारा। तो ये दो नाम इंपॉर्टेंट हैं जो कि जूट मिल से रिलेटेड हैं। वन इज जॉर्ज आकलैंड एंड बंगाली फाइनेंसियर, जो दूसरे हैं बाबू बाइसंबर सेन। इन दोनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सो इट मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड जूट इंडस्ट्री इन इंडिया, जिसने काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा था in countries industrial development. So that's about jute mill. So guys, next question है, which act introduced provincial autonomy by discontinuing the application of diarchy? So guys, इसका correct answer होगा the Government of India Act, जो कि 1935 में आया था। अगला है, which governors generals of British India was in favor of free press and repealed the press regulations of 1823? So guys, इसमें नाम आता है लॉर्ड मेटकैल्फ का, जो कि इस फेवर में थे कि फ्री प्रेस एंड रिपील्ड द प्रेस रेगुलेशंस ऑफ 1823 होना चाहिए। नेक्स्ट है, द दरोगा सिस्टम दैट केम इन 1792 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम? तो गाइस 1792 का ये जो दरोगा सिस्टम था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। Next is who founded the Bombay Presidency Association in 1885 along with Feroz Shah Mehta and K.T. Telang? So guys, Badruddin Tayyabji is the correct answer, जिन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को 1885 में स्थापित किया था। अगला है, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज एन एनेक्सेशन पॉलिसी डिराइव्ड बाय व्हिच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? सो गाइस, ये जो पॉलिसी था, ये एक परमानेंट सेटलमेंट था जिसको इंट्रोड्यूस करा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, विच वॉज डेफिनेटली नॉट प्रिवेलेंट इन द रीजन ऑफ इंडिया, जिसमें इंक्लूड होता है ओडिशा भी, ठीक है, लेकिन जो परमानेंट सेटलमेंट है वो इम्प्लीमेंट हुआ बंगाल में, बिहार में, और इन दो स्टेट्स में। एंड जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है वो एक एनेक्सेशन पॉलिसी है जो कि लॉर्ड डलहौजी ने डिराइव करी थी। सो लॉर्ड डलहौजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने इंडिया का गवर्नर जनरल अपना कार्यभार संभाला था एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पॉलिसी की, सो गाइस दिस पॉलिसी वाज इंप्लीमेंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू एनेक्स इंडियन प्रिंसली स्टेट्स विदाउट अ डायरेक्ट मेल एयर। सिग्निफिकेंटली उनका मेन ये यही था कि वो एक्सपेंड करें ब्रिटिश का कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा ओवर इंडिया। Okay, next है the Ryotwari system derived by Thomas Munro, in which peasant cultivators had to pay annual tax direct to the government, was prevailed in which present day states or provinces? So guys, ये जो रोटवारी सिस्टम हुआ था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था तमिलनाडु में, ठीक है, आज के डेट में जिसे हम तमिलनाडु बोलते हैं, ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड ये रोटवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया था, प्राइमरीली ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अर्ली 19th सेंचुरी में, और इसको डिजाइन करा गया था सर थॉमस मुनरो के द्वारा, इसीलिए थॉमस मुनरो का नाम उसमें आता है। एंड ही वाज द वेरी फर्स्ट गवर्नर ऑफ मद्रास, जिसको हम चेन्नई बोलते हैं, ठीक है। Okay, guys, next question is who derived the system of subsidiary alliance? So, guys, subsidiary alliance जो है ये लॉर्ड वेलेस्ले ने derive करा था। So, लॉर्ड वेलेस्ले आपका करेक्ट आंसर होगा।
Next is the permanent settlement introduced by Cornwallis was not prevalent in which regions of India. So guys, अभी अगर आपको याद हो, हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस करा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वो जो सेटलमेंट था, जो परमानेंट सेटलमेंट था, जो इंट्रोड्यूस करा था, वो किन स्टेट्स में लागू किया था और किन स्टेट्स में नहीं किया था, जिसमें से ओडिशा इज द स्टेट जहां पर वो प्रिवेलेंट नहीं किया था, ठीक है, एंड इट वाज रेयरली एक्सटेंडेड टू रीजन्स बियॉन्ड बंगाल। और बिहार जहां पर वो किया था, और आप देख सकते हैं बाकी के नाम जहां पर उनको प्रिवेल किया गया था। Next step, which Mughal ruler contributed to the revolt of 1857? So guys, जो मुगल रूलर हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, उनका नाम है बहादुर शाह द्वितीय। सो गाइस, बहादुर शाह द्वितीय आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड ही वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया जिन्होंने प्रोक्लेम किया था द लीडर ऑफ सॉरी जिन्होंने ये प्रोक्लेम भी किया था, एंड ही बिकेम द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑल्सो by the sepoys seeking to restore the Mughal Empire। वो मुगल एम्पायर को अपने नाम रखना चाहते थे, दैट इज इट, इसके अलावा कोई मेन एम नहीं था। इस सिंबॉलिक रूल के अगेंस्ट अलावा जो रिवोल्ट था, इट वाज प्राइमरीली अ रिस्पॉन्स टू ग्रीवियंसेस अगेंस्ट जो ब्रिटिश रूल के दौरान देखने को मिलते थे टुवर्ड्स मुगल इनिशिएटिव। Next question है, who among the following leaders led the revolt of 1857 in Bihar? So guys, it's Kunwar Singh. Next है, with reference to Sepoy Mutiny of 1857, on which date did the soldiers at Meerut start their journey to Delhi? So guys, इसका correct answer हो जाएगा आपका 10 मई 1857। वो डेट है जब जो सोल्जर्स थे जो कि मेरठ में थे, उन्होंने स्टार्ट करा था अपना जर्नी टू दिल्ली, ठीक है, मेरठ से दिल्ली। इट हैपेंड ऑन 10th ऑफ मई 1857, तो 10th ऑफ मई 1857 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस डेट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिपॉय म्यूटिनी, जो कि एक सिग्निफिकेंट अपराइजिंग है अगेंस्ट ब्रिटिश रूल जो कि इंडिया में होता था। Next is, who organized the armed rebellion against the British Raj in 1879 in Maharashtra? So guys, it's Vasudev Balwant Phadke जिन्होंने ये कार्य किया था। Next is, who led the famous Indigo revolt in Bengal? So guys, it's Bishnu Charan Biswas and Digambar Biswas। ये दो जन हैं जिन्होंने जो इंडिगो रिवोल्ट था बंगाल में वो किया था। अगला है, टायरॉट सिंह वाज द लीडर ऑफ विच रिवोल्ट? सो गाइस, टायरॉट है या टिरॉट है, जो भी है, सो टिरॉट सिंह जो हैं वो लीडर थे खासी अपराइजिंग के। सो खासी अपराइजिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1829 से 1833 तक चला था, एंड अगेन इट वाज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स और जो उनका कॉलोनियल रूल था खासी हिल्स पे, जिसको आज के समय में मेघालय जाना जाता है। सो खासी अपराइजिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चैटर्जी रोट अ नोवेल जिसका नाम है आनंद मठ। वो किस चीज पर बेस्ड है, किस रिवोल्ट पर बेस्ड है? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा सन्यासी रिबेलियन। जो बंकिम चंद्र चैटर्जी का नोवेल है जिसमें जिसका नाम है आनंद मठ, वो बेस्ड है ऑन द सन्यासी रिबेलियन। सन्यासी रिबेलियन जो हुआ था उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको इस आनंद मठ के अंदर देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी, जो कि लेट 18th सेंचुरी में यू नो वॉर सॉरी 18th सेंचुरी में ये जो रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में है, जिसमें ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट चीजें बताई गई हैं, क्योंकि इंडियंस दे वर डेफिनेटली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और ये जो नोवेल है वो रिफ्लेक्ट करता है पेट्रियोटिज्म का, उसमें थीम है, और जो भी स्ट्रगल लोगों ने किए हैं इंडिपेंडेंस के लिए प्रोमिनेंटली, उसमें वंदे मातरम का भी, जो वंदे मातरम सॉन्ग है जो कि बंकिम चंद्र चैटर्जी की पुस्तक में दिया गया है, वो भी उसमें मेंशन है, तो उसके बारे में भी आप चीजें देख सकते हैं, जो कि बाद में एक रैलिंग क्राई बन गया था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए। Next is, the first Anglo-Afghan war was fought during the tenure of which governor general? So guys, सबसे पहला जो एंग्लो अफगान वॉर था ना, वो लड़ा गया था जब लॉर्ड ऑकलैंड वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिन्होंने सर्व करा था एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1836 टू 1842। और ये जो पीरियड था ऑफ 1836 टू 1842, this period basically marked the British's initially military intervention in Afghanistan
टू काउंटर रशियन इन्फ्लुएंस इन द रीजन। सो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। दैट्स अबाउट द एंग्लो अफगान वॉर। ओके गाइस, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एंग्लो मराठा वॉर से रिलेटेड है कि जो सबसे पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ था जो कि खत्म हुआ था विद द ट्रीटी ऑफ सलाय, यस, विद द ट्रीटी ऑफ सलाय, वो लड़ा गया था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल। सो गाइस, जो पहला एंग्लो मराठा वॉर था जो कि ट्रीटी ऑफ सलबाय, यस आई वाज राइट, इट्स नॉट सलाय, इट्स सलबाय। सो जो कि खत्म हुआ था विद द ट्रीटी ऑफ सलबाय। गाइस यहाँ पर एक बी ऐड करना है, ओके, इसमें सलबाय। ओके, विद द ट्रीटी ऑफ सलबाय वो लड़ा गया था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। जब वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो इंडिया के गवर्नर जनरल थे, तब ये एंग्लो मराठा वॉर जो सबसे पहला हुआ था वो लड़ा गया था। एंड यस, जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ही सर्व्ड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, फ्रॉम 1773 टू 1785। दिस वाज द पीरियड जब जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। जो हेस्टिंग्स है उन्होंने काफी क्रूशियल रोल प्ले करा था इस कॉन्फ्लिक्ट में, जो कि शुरू हुआ था विद द ट्रीटी ऑफ सूरत एंड कंक्लूडेड विद द ट्रीटी ऑफ सलबाय इन द ईयर 1782। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था वो किसके टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल के दौरान लड़ा गया था? सो गाइज अगेन यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स करेक्ट आंसर होगा। जो सेकंड एंग्लो मैसूर का वॉर हुआ था वो लड़ा गया था जब वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के। टाइम की अगर हम बात करें तो गाइज ड्यूरिंग 1772 टू 1785, इस दौरान जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो अपना कार्यभार संभाल रहे थे एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था जो कि एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, ये लास्ट मतलब कम से कम चला था आपका 1780 से 1784 तक। एंड प्राइमरीली इसमें भी जो किंगडम ऑफ मैसूर है और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इनका ही वॉर था। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ प्लासी विच मार्क द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस इन इंडिया। वो किस साल लड़ा गया था? सो गाइज, जैसे कि वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था, बैटल ऑफ प्लासी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस साल आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए, तो उससे रिलेटेड चीजें अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी, तो गाइज वो 23 जून 1757 में लड़ा गया था। So guys, 1757 is the correct answer, which marking the beginning of British political dominance जो कि इंडिया में शुरू हो गई थी। ये जो बैटल है ये काफी डिसाइसिव विक्ट्री रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जिसके बाद बहुत सारे ब्रिटिश रूल जो थे वो एस्टैब्लिश हो गए ओवर इंडिया, ओवर बंगाल, और मतलब ओवर बंगाल एंड ओवर अदर रीजन्स जो इंडिया में है वहां पर। Okay, guys, next question is which personalities had the key role in fighting against the British East India Company in the Battle of Porto Novo? So guys, जब बैटल ऑफ पोर्तो नोवो चल रहा था ना, तो कुछ ऐसी बेहतरीन पर्सनालिटीज थी जो कि बहुत ही उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया था ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वॉर इन फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड वी टॉक अबाउट कि वो की पर्सनालिटीज कौन सी हैं जो कि इस बैटल ऑफ पोर्तो नोवो जो कि 1781 में लड़ा गया था अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो गाइज उसमें सबसे पहला नाम आता है सर आयरकूट का। जो सर आयरकूट थे वो उन्होंने कमांड किया था ब्रिटिश फोर्सेस के ऊपर, और उन्होंने काफी क्रूशियल रोल प्ले करा था इन डिफीटिंग हैदर अलीज आर्मी। जो हैदर अली की आर्मी थी उसको उन्होंने हराया था। सो द वेरी फर्स्ट की पर्सनालिटी इज सर आयरकूट। नेक्स्ट वी हैव हैदर अली। सो गाइस, हैदर अली कौन थे? जो मैसूर था उसके रूलर थे, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड उन्होंने लीड करी थी फिर अपनी मैसूरियन फोर्सेस। तो हैदर अली भी एक इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आपको पता होना चाहिए। और ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने काफी ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करा है इन द आउटकम ऑफ द बैटल, जो कि काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट इवेंट रहा है ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। Next is in which year was the Battle of Buxar fought? So guys, Battle of Buxar is again a very important topic. So guys, 22nd October 1764 is the date जब Battle of Buxar लड़ा गया था। अगला है which battle is considered the formal beginning of the British Raj in India? So guys, इसका correct answer होगा
सबसे पहले जैसे कि अभी हमने आपको पहले भी बताया था कि जो बैटल ऑफ प्लासी है जो कि 1757 में लड़ा गया था, दैट बिकेम द वेरी फर्स्ट फॉर्मल बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया, जिसको ये इसीलिए कंसिडर करा जाता है दैट इट इज द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया, क्योंकि ये जो बैटल था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, ठीक है, जिसको लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी तरफ थे नवाब ऑफ बंगाल जिनका नाम है सिराजुद्दौला, जिनका क्वेश्चन भी कल पूछा गया था आपको पेपर में, ठीक है, अगर आपको याद हो कल के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में सिराजुद्दौला का क्वेश्चन पूछा गया था। कल के एज एन मेरा मतलब है एनटीपीसी के एग्जाम में जो कि अभी चल रहे हैं। ओके, सो द ब्रिटिश विक्ट्री, क्योंकि इसमें जो ब्रिटिशर्स थे दे वन द मैच, यू कैन से दे वन द बैटल, एंड दिस इज द रीजन वाई जो ब्रिटिश विक्ट्री है उसने एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट जो थी ना वो पावर में वो दे दी, जिससे जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास वो कंट्रोल आ गया कि वो बंगाल को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर जैसे ही उनके हाथ में बंगाल का कंट्रोल आया ना, उन्होंने अपनी अलग ही डोमिनेंस दिखानी शुरू कर दी थी ओवर इंडिया and other regions of India. So that's how it has been said कि जो बैटल ऑफ प्लासी रहा है वो बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में लड़ा गया था, क्योंकि उस बैटल ऑफ प्लासी में जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी रही है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रही है, जो ब्रिटिशर्स रहे हैं, उनकी जीत होने के कारण जो इंडिया का जितना भी डोमिनेंस था, जितना भी राज था, वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स के पास चला गया था। Okay, next question. In 1600, the East India Company acquired a charter from. So guys, 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने एक चार्टर अक्वायर करा था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। सो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इंग्लैंड की है। ये जो चार्टर है वो ग्रांट करता है कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट, जिससे कि वो ट्रेड कर सकते हैं ईस्ट इंडियंस के साथ, जो कि मार्क करता है एक सिग्निफिकेंट स्टेप इन इट्स एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशंस। Okay, so the next and the last question for today's video, we have the first English factory was set up on the banks of which river in 1651. So एक important चीज जो कि क्वेश्चन में ही आप देख लो कि जो सबसे पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी वो कहाँ सेटअप करी गई थी, वो अभी हम आपको आंसर में बताएंगे, लेकिन कब सेटअप करी गई थी, तो 1651 इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस इसको ध्यान में रखना। तो अब बात करें वो पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो कि सेटअप करी गई थी 1651 में, वो करी गई थी ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर। तो हुगली रिवर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फैक्ट्री है ये स्टैब्लिश करी गई थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, which actually mark a significant step in the trade activities जो कि बंगाल में हो रही थी। सो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चंस एडिक्विटी पैटर्न पे बेस्ड, जो कि आपको एसएससी सीजीएल 2025 का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए बेहद ही यूजफुल रहेंगे। अगर आप ऐसे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहते हैं या इस तरह के और प्रैक्टिस सेट वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपने यारों दोस्तों परिवारजनों सबके साथ वीडियो को शेयर कर देना सो दैट उनका भी थोड़ा भला हो जाए। आज के लिए गाइस बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।